हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और हमारी समय सीरीज चल रही है बीटीसी की, यानी कि डीलेट का बुक हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रथम सेमेस्टर की बुक पढ़ रहे हैं, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ओके, जिसे हम एजुकेशन 1 कहते हैं। ऐसे ही हम चारों सेमेस्टर की एजुकेशन की बुक खत्म करेंगे और ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका DT+B हो, चाहे वो UP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और चाहे रीट हो या KVS हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम UP टेट वर्सेस सुपर टेट का सिलेबस लेंगे। ठीक है, UP टेट और सुपर टेट का सिलेबस लेंगे और सिलेबस को मैच कराएंगे। फिर देखेंगे इस बुक से हमारे सारे टॉपिक मिल जाएंगे और लगभग 100% तैयारी इस बुक से ही हमारी हो जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और कहाँ तक पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिन्हें आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका UP टेट भी नहीं क्वालिफाई है और बहुत सारे लोग हैं जो BEd या BTC करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है ये। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं वही पढ़ें, क्योंकि उन्हें भी आगे पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ कर चुके थे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मक विकास। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार। देखेंगे जैसे आगे हो पाएगा तो वैसे हम करेंगे, तो आगे ये भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपका ये ख़त्म करके सभी बुक हम आपकी ख़त्म कर देंगे। एजुकेशन की जितनी भी बुक हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमें एजुकेशन 8 नहीं पढ़नी है, बाकी 7 तक हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे, पेज नंबर 34। ओके, वैसे पेज 48 है, 148 है, लेकिन अब वही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए एक बुक लेके चल रहे हैं। अभी आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, हो सकता है UP टेट की नोटिफिकेशन आपकी देखने को मिल जाए हाल जल्दी ही। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है व्यक्तित्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं और जहाँ भी आपका साइकोलॉजी आता है। तो यहाँ पर अर्थ और प्रकार ही हम पढ़ेंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं लिखा क्या हुआ है कि सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। लोग ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि देखने में व्यक्ति कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है, व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से लोग उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण होता है। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसका दर्पण होता है। ठीक है, वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है, इसके विकास या गठन का क्रम अत्यंत व्यापक तथा जटिल है। व्यक्तित्व अनेक कारकों या व्यवहारों का समग्र रूप या सम्मिश्रण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि व्यक्तित्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी, ओके, पर्सनालिटी शब्द का रूपांतर है। तो हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं पर्सनालिटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। अगर पूछा जाए कि व्यक्तित्व की उत्पत्ति, व्यक्तित्व किसका रूपांतर है, तो पर्सनालिटी का रूपांतर है, और पर्सनालिटी क्या है, अंग्रेजी भाषा है। और अगर पूछा जाए जो पर्सनालिटी है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द पर्सनालिटी है, वो किससे उत्पन्न हुआ है या किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो पर्सोना से हुई है। कौन सी भाषा, यूनानी भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपके लिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नकाब। ओके, पर्सोना का अर्थ होता है नकाब। यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, ताकि दर्शकगण यह न जान सकें कि अभिनय करने वाला कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। यानी कि व्यक्तित्व जो है, जो व्यक्ति का आंतरिक एवं बाह्य गुण है, उसी के आधार पर प्रकट होता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत, अन्य अभिव्यक्तियां हैं। तो अगर हम व्यक्ति को बाहर से उसको जज करते हैं, यानी कि व्यक्ति के बाहर के गुण कौन कौन से होते हैं, उसकी पोशाक होती है, यानी जो उसने पहना होता है, वार्ता का ढंग यानी कि बात करने का ढंग, आंगिक अभिनय और शरीर का हाव भाव देखना है कैसा वो करता है, मुद्राएं और अन्य अभिव्यक्तियाँ जो हैं ये बाह्य गुणों को प्रकाशित करती हैं। अब बात करेंगे मनुष्य के आंतरिक गुण हैं,
उनकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष हिस्सा, ये सभी क्या है, ये सभी उसके आंतरिक गुण हैं। फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व उन सभी मिले जुले गुणों का वह प्रतिरूप है जो उसकी विशेषताओं के कारण अन्य व्यक्ति से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब उसके प्रेक्षण, उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बनेगा ये आंतरिक गुण और बाह्य गुण बनेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी ये बहुत ज़रूरी है आपका, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको शॉर्ट लगे वो शॉर्ट नोट्स में आप अपने लिख सकते हैं। अब ये परिभाषाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से परिभाषाएं आपका यूपी टेट की परिभाषाएं तो यूपी टेट की जान है, ये मान के चलिए। यूपी टेट में बहुत ज़्यादा परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं मन ने क्या कहा है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, ठीक है, व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, मन की हो गई। और बिग एवं हंट ने कौन सी परिभाषा दी है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। और वारेन के अनुसार क्या कहा गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। और रेक्स ने कहा है व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। तो यहाँ की पॉइंट याद रखेंगे, अगर मन के अनुसार याद रखेंगे तो मन के अनुसार क्या याद रखेंगे, गठन, व्यवहार, तरीका, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, तरीका, ये सारी चीज़ें क्या किसने कही है, मन ने कही है। बिग व हंट ने क्या कहा है, संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और विशेषताओं के योग का उल्लेख, ये की पॉइंट 2 याद रखिएगा। और वारेन ने कहा है कि संपूर्ण मानसिक संगठन, अगर किसी ने कहा है तो किसने, वारेन ने कहा है। और रेक्स ने क्या कहा है कि मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन। तो आपको पूरी परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप की पॉइंट नोट करिए, आपको जो लगे शब्द कि इम्पोर्टेंट है वो चीज़ नोट करिए। फिर अब आगे देखते हैं। तो ये हो गई हमारी व्यक्तित्व की परिभाषा, ठीक है। और अब देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम कई प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने बुक कॉपी ली है तो इसको प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है और हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जितने भी हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार पृथक पृथक प्रकट किए हैं। इनमें से निम्नांकित 3 वर्गीकरण को साधारणतः स्वीकार किया जाता है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को माना गया है। पूछा जाता है शारीरिक रचना के प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो आगे इसमें क्या पूछा गया है, आगे हम देखते हैं शरीर रचना के प्रकार। पहले हम देखते हैं तो शरीर रचना के प्रकार में क्या है कि शरीर रचना के प्रकार को हम कह सकते हैं कि जर्मन के विद्वान जो थे, शरीर रचना प्रकार में जर्मन के विद्वान क्रेस्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपका, ने रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने विभाजित किया है, तो क्रेस्मर ने विभाजित किया है। रचना के आधार पर व्यक्तित्व का 3 प्रकार से विभाजित किया है किसने, क्रेस्मर ने। किस किस भाग में, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा, ये 3 भागों में विभाजित किया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं समाजशास्त्रीय प्रकार। चलिए इसको हमने देखा, अगर पूछा जाए आपका कि रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है, तो क्रेस्मर ने किया है। कितने भागों में, 3 भागों में किया है। किस किस भागों में, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। फिर आगे हम देखते हैं समाजशास्त्रीय प्रकार। समाजशास्त्रीय प्रकार का विभाजन किसने किया है, स्प्रेंगर, ठीक है, स्प्रेंगर ने किया है। तो स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्य और उसकी स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है या व्यक्तित्व को किसने बांटा है, तो स्प्रेंगर ने बांटा है। कौन सी पुस्तक है, टाइप्स ऑफ मैन है, ठीक है। और इन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन किया है 6 प्रकार से। कौन कौन से, सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं कलात्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, ये याद रखिएगा, पिछले टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है आपका। यहाँ से फैक्ट आपके सीधे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में। देखिए इन दोनों को यहाँ इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है, ये जो 2 प्रकार हैं इनको डिटेल में नहीं बताया है और ये सिर्फ बताएंगे डिटेल में मनोवैज्ञानिक प्रकार को, और बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने बोर्ड पे, जब पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। ये तो हम पूरा बुक करा रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है।
मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। तो युंग, ये युंग लिखा होना चाहिए, तो युग लिखा हुआ है। युंग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और दोनों का सम्मिश्रित क्या होता है, उभयमुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी देखें क्या होता है। अंतर्मुखी क्या होता है, ये युंग का वर्गीकरण है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, याद रखिएगा। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है। ठीक है, जो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, चिंतनशील होते हैं और अपनी ही ओर केंद्रित रहते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदत एवं अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं ये चीज़ों को मन में ही सोचा करते हैं और अपनी ही ओर केंद्रित होते हैं और चिंतनशील होते हैं, और इनके लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में ना होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषताओं को भी देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं में कम अनुराग होता है या कम दिलचस्पी लेते हैं बाहरी वस्तुओं में। वे एकांकी होते हैं, यानी एकांत में बैठना चाहते हैं। ये कर्तव्य परायण होते हैं और समय का सदैव ध्यान रखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे। ठीक है, या व्यक्ति हम कह सकते हैं। और बात करेंगे क्या और विशेषताएं हैं कि ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। जब ये अंदर ही अंदर चीज़ों को सोचते रहते हैं और बाहरी लोगों से मतलब ही नहीं होता, तो व्यवहार कुशल कम होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों में ये आदमी नहीं फंसता है। और युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्वों का विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में व्यक्त किया है। चलो ये देखिए क्या है, ये लिखा है युंग ने जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया है। विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान, यानी 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये चिंताग्रस्त होते हैं तथा अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदर हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। ये अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। जो अंतर्मुखी का व्यक्तित्व है ये सोच के लिख तो सकता है, अच्छा लेखक तो हो सकता है, लेकिन अच्छा वक्ता यानी अच्छा बोलने वाला नहीं हो सकता। चिंतन का धरातल प्रबल होता है इनका। ये प्रायः प्रक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। ओके, फिर आगे हम देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। ये तो हमने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को जान लिया, अब हम देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में। ये क्या होते हैं, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति इनकी रुचि होती है बाह्य जगत में होती है। वे अपने विचारों एवं भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है अपने विचारों एवं भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। और इनकी विशेषताएं हम देखते हैं, इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान, व्यवहार कुशल तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन भी कर लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, आप समझ जा रहे होंगे। और हम बात करेंगे, और ये क्या होते हैं, धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। स्वयं की पीड़ा, परिस्थिति की चिंता नहीं करते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व की। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी कि उभयोन्मुखी या विकासोन्मुखी भी इन्हें कहते हैं। इन्हें किस किस नाम से जानते हैं, उभयोन्मुखी या विकासोन्मुखी, इन दोनों नाम से जानते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, ये आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम देखते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में भी अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास करने का प्रयास करते हैं। उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब दिया है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, जैसा कि हमने बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हो गए। ये चैप्टर आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकार खत्म हो गए। हम समय देख के फिर चलते हैं। चलिए हम दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देते हैं, या कल शुरू करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा। ये थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है आपके, तो इसे हम कल ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी है और ज़्यादा समझने वाला भी है।
आसानी से समझा भी नहीं जा सकता है। तो अच्छे से इसको नोट्स बनाइए। देखिए अब आप कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि नोट्स आप अच्छे से अपनी बनाइए। यहाँ पर की पॉइंट आप नोट करिए केवल, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा नोट करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा नोट करिए, आप की पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को तो हम पढ़ाएंगे ही। तो की पॉइंट देखिए, शॉर्ट नोट्स वो अपने होते हैं और अच्छे से हमारी तैयारी भी हो सकती है। और ये बुक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि बता नहीं सकते। आप पिछले एग्जाम में उठा के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका यूपी टेट सुपर टेट का हम वीडियो जब लेके आएंगे तो आप देख लीजिए यूपी टेट वर्सेट सुपर टेट, और इसका जो है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम डीएलएड का सिलेबस भी बताएंगे आपको कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बुक हमें पढ़नी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।